मेजर यूट्यूबर्स जो है, बड़े यूट्यूबर्स, या इस तरह के ध्रुव राठी हो गया, या आपका राज शमानी हो गए, या फिर ये आपका रणवीर लाबादी हो गया, तो ये लोग क्या करते हैं, दो चीजों पे खेलते हैं। एक तो मूवमेंट मार्केटिंग पे खेलते हैं, ठीक है, ये ट्रेंडिंग टॉपिक पे खेलते हैं। तो प्लेटफॉर्म को समझना पड़ेगा कि आप किस तरह के प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं। कंटेंट को अलग बनाना पड़ेगा कि फेसबुक के लिए आप डिफरेंट तरह का कंटेंट बनाओ, यूट्यूब के लिए आप डिफरेंट तरह का कंटेंट बनाओ। इस तरह के जैसे पुनीत सुपरस्टार या इस तरह के जो भी लोग हैं, है ना, शेर या कोई और भी हो गया, तो ये एक्चुअली एक तो रिलेवेंट कंटेंट बनाते हैं, जो लोग, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्रिंज कंटेंट है, चल क्यों रहा है, है ना। लोग एल्गोरिथम को समझना नहीं चाहते कि जो कंटेंट यूट्यूब पे वर्क कर रहा है वो हो सकता है कि इंस्टाग्राम पे नहीं वर्क करे। तो जैसे अगर आप देखोगे, कुछ दो तरह कंटेंट होता है। एक तो होता है वायरल या ट्रेंडिंग टाइप का, जो अभी वर्क कर रहा है, और कुछ कंटेंट होता है जो हमेशा वर्क करेगा। सड़क से उठा के स्टार बना देता हूँ। दो चैनल है, एक यूपीएससी के लिए, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, एक आपका दृष्टि है विकास दिव्यकीर्ति सर का, और एक स्टडी IQ है। जैसे लक्ष्य चौधरी ने कोई वीडियो बनाया, उसके ऊपर फिर ठगेश ने बना दिया, फिर किसी एक और यूट्यूबर ने बना दिया, है ना। ये सारे मिलके बनाते हैं। उससे क्या होता है कि ये किसी भी टॉपिक को ट्रेंड में कर लेते हैं। एक ये जो अरोड़ा करके बच्चा जो है, उसकी मार रखी है सब लोगों ने प्रॉपर। बट मुझे लगता है कि पहले उसको स्कूल जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नए मजेदार पॉडकास्ट में। क्या आप YouTube से पैसा कमाना चाहते हैं? क्या एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं? क्या आप भी सपना देखते हैं लाखों करोड़ों कमाने का, एक एज ए इन्फ्लुएंसर? तो आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ बैठे हैं मिस्टर अभिषेक यादव, जो कि एक डिजिटल मार्केटर एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने फ्रॉम द जीरो टू हीरो यूट्यूब पर लोगों को पहुंचाया है, फ्रॉम द 1000 टू मिलियंस ऑफ व्यूज गेन की हैं यूट्यूब चैनल पर। तो आज के पॉडकास्ट में डिस्कस होने वाला है कि 2025 में वो कौन से सीक्रेट स्ट्रेटेजी है जिससे आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनकर लाखों करोड़ों कमा सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं कि सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएशन कैसे काम करता है, एंड कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी कितनी बड़ी है 2025 में। और अगर आप भी एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, या अपना कंटेंट क्रिएशन से बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, उसके लिए आपको समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से कंटेंट क्रिएशन काम करता है। तो अभिषेक, हम लोग अभी ऑफ कैमरा डिस्कस कर रहे थे कि एक चैनल आप अभी हैंडल करते हैं नूनू टीवी के नाम से, जिस पर आपका अच्छा खासे सब्सक्राइबर्स हैं एंड व्यूज आते हैं एंड रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो सबसे पहले हम अपने व्यूअर्स को उसकी जर्नी के बारे में बताएंगे कि आपने वो चैनल कहाँ से स्टार्ट किया था, जो आप टीम के साथ एसोसिएट हुए थे, और उस टाइम पर उस पर कितने सब्सक्राइबर थे, क्या रेवेन्यू उनका आता था, और अभी करंट में वो उसकी क्या स्टेज है, और वो चैनल किस ग्रोथ तक आ चुका है। सो अभी उस चैनल पे जो सब्सक्राइबर हो गए वो 10 मिलियन से ऊपर हो गए, एंड एवरेज लास्ट 6 मंथ में जो हमने व्यूज उस पे जनरेट किए हैं वो लगभग 3 बिलियन के आसपास है। 3 बिलियन, यस। और 7 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर गेन हुए हैं। और उसी एक क्लाइंट के हमने टिकटॉक पे लगभग 1.5 मिलियन जनरेट किए हैं फॉलोअर्स, एंड इंस्टाग्राम पे लगभग 7 लाख के आसपास फॉलोअर जनरेट किए, एंड फेसबुक पे 5 लाख के आसपास। तो ये लास्ट 6 मंथ में जो हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की है, उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन जो है आपका शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का है। हाँ, क्योंकि पहले भी हम लोग कंटेंट डाल रहे थे, बट जैसे ही आपको बताया कि शॉर्ट फॉर्म जब से बढ़ना शुरू हुआ है, तो हमने शॉर्ट फॉर्म पे भी थोड़ा फोकस किया और उसको कंसिस्टेंसी के साथ डालना शुरू किया। तो लास्ट 6 मंथ में इतनी सारी जो ग्रोथ है वो विद शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ही है। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी हम लोग पहले से डाल रहे थे, बट शॉर्ट फॉर्म को थोड़ा और फोकस किया, जिसकी वजह से हमारा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की वजह से वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो गया। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो जब 8000 सब्सक्राइबर थे उस टाइम हुई थी। तो कोई रेवेन्यू जनरेट होता था उस टाइम? बहुत, मतलब मैंने जब शुरू किया था तभी अप्रैल में, उसी मंथ से मतलब ये मोनेटाइज होना शुरू हुआ है। तो उस टाइम 8000 सब्सक्राइबर थे, रेवेन्यू ऑलमोस्ट 0 के आसपास था। तो एक्चुअली इसकी स्टोरी ऐसे है कि मैंने जब लॉकडाउन हुआ था, तो मेरा जो प्रीवियस काम था, मैं इससे पहले अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सब की लिस्टिंग करता था, ठीक है। तो वहां पे मैं लोगों को हेल्प करता था कि ऑनलाइन अमेजोन वगैरह पे कैसे अपने ब्रांड को ग्रो करें और वहां पे प्रोडक्ट को कैसे रैंक करें। तो वो मेरा जो काम था कोविड में, वो हो गया बंद लॉकडाउन होते, ठीक है। तो फिर मुझे क्या करना, मैंने, हाँ, उससे एक्चुअली पहले क्या हुआ था, 2-4 महीने पहले मैंने यूट्यूब को समझने के लिए कुछ कंटेंट डालना शुरू किया था। टिकटॉक से जो भी वीडियोस होती हैं वायरल, उनको कंपाइलेशन करके मैं यूट्यूब पे डालता था, उसके टाइटल वगैरह, थंबनेल वगैरह, ये सब टेस्ट करने के लिए कि किस तरीके से यूट्यूब काम करता है, ये समझने के लिए। तो जैसे ही कोविड में लॉकडाउन में हो गया, एंड मेरा सारा जो पुराना काम था, क्योंकि उस टाइम पे कोविड की पॉलिसीज जो थी उसके अंडर आप डिलीवरी नहीं कर सकते थे, तो सारा अमेजोन का काम बंद था, तो डिलीवरी पॉसिबल नहीं थी। तो इसलिए क्लाइंटों ने भी उस टाइम पे काम को होल्ड कर दिया। तो मैं सोचा कि कुछ नया ट्राई करके देखते हैं। देन मैंने वहां पे अपना ये शुरू किया, एंड आफ्टर अप्रैल के बाद
मतलब मार्च में मैंने एक पोस्ट डाल दिया था लिंक्डइन पे कि अगर ये चीजें हैं, अगर आपको अपना यूट्यूब ग्रो करना है या सोशल मीडिया पे, इन चीजों को आपको फॉलो करना है, और अगर आप इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। देन वहां से ये जो क्लाइंट्स हैं लुलु टीवी, उन्होंने मुझे लिंक्डइन के थ्रू अप्रोच किया एंड फिर उन्होंने अपना मुझे चैनल का एक्सेस वगैरह भेजा। देन हमने उसकी रिपोर्ट वगैरह चेक किया और फिर मैंने उन्हें बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है आपके चैनल में, जिनको आपको इम्प्रूव करना है। उसके बाद आप अपना चैनल को थोड़ा ग्रोथ देख सकते हो। देन वो हमारे साथ एसोसिएट हुए एंड अभी 4 साल से ज्यादा हो गए, है ना। तो 8,000 से लगभग 10 मिलियन का चैनल हमने उसको बना दिया है। और अभी उस पर रेवेन्यू कितना जनरेट हो जाता है मंथली? अगर सिर्फ यूट्यूब का कहोगे आप तो मोर देन $70,000 पर मंथ का रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, जिसमें हम लोग इन रुपीस कैलकुलेट करें तो इट्स अराउंड 60 lakhs अराउंड। यस, हाँ। बाकी अदर प्लेटफॉर्म से भी आता है, फेसबुक से भी आता है, बाकी जगहों से भी आता है, स्पॉटिफाई वगैरह से। बट मैं सिर्फ यूट्यूब का अगर मानोगे तो मतलब अगर आप ओवरऑल रेवेन्यू मानोगे तो मोर देन 1 करोड़ है। हाँ, 1 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू है उनका सोशल मीडिया। यस, इन अ मंथ। मतलब आप एक चैनल आपने स्टार्ट किया उनके साथ, मतलब उन्होंने स्टार्ट किया, आपने उस पर मेहनत करी, ऑब्वियस है। जो मल्टीपल चैनल्स हैं उनके, बट ये मैं मेजर जो चैनल मैं हैंडल करता हूँ उसके आपको बता रहा हूँ। 4 साल में पर मंथ 1 करोड़ पर खड़े हुए हैं, जिनका एक महीने का जो रेवेन्यू है वो 1 करोड़ प्लस है। यस, मतलब ईयरली वो 12 CR प्लस कर रहे हैं ऑलमोस्ट। तो दैट्स द पावर ऑफ कंटेंट क्रिएशन। यस। तो 2015 में 2025 में क्या लग रहा है कि वो चैनल किस लेवल पर होगा? सो वो एक्सपेक्टेड मुझे लगता है शायद 20 मिलियन तक भी जा सकता है 25 में। बट मैं वैसे आपको क्रिएटर इकोनॉमी के बारे में बताना चाहता हूँ कि 2025-27 तक जो आपकी क्रिएटर इकोनॉमी लगभग $250 बिलियन की हो जाएगी। हाँ, जिसमें अभी क्या है करंट में? अभी 150 मिलियन के आसपास है। 150 मिलियन? हाँ, 2024 के अराउंड 150 मिलियन के आसपास है। वो 250 मिलियन के आसपास हो जाएगी 2025 तक क्रिएटर इकोनॉमी। और इसमें मेजर जो है आपका ब्रांड्स और इन सब से आपको पैसा मिलता है। स्पॉन्सरशिप हो गया, ब्रांड हो गया, है ना, इस तरह की चीजों से आपको मेजर पैसा मिलता है। और अगर आप एक रिपोर्ट देखोगे, ये रिपोर्ट जो है आपकी गोल्डमैन सैक ने ये रिपोर्ट निकाली थी, जिसमें 2027 तक आपका 250 बिलियन की इकोनॉमी होने वाली है, क्रिएटर इकोनॉमी। ठीक है। इसमें मेजर जो रेवेन्यू का सोर्स है लोगों का, उसमें आपका यूट्यूब है जिसका सबसे ज्यादा परसेंटेज है। ठीक है, 26% जो है यूट्यूब से रेवेन्यू जनरेट होता है लोगों का। दूसरा उसके बाद टिकटॉक है, देन फेसबुक है। इंस्टाग्राम को आपको पता ही है कि डायरेक्ट रेवेन्यू का सोर्स नहीं है, उसमें गिफ्ट वगैरह का है ऑप्शन, बट वो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। ब्रांड स्पॉन्सरशिप, ये सारी चीजों से आपको वहां पे पैसा मिलता है। और मेजर कंट्रीब्यूटर जो है ज्यादातर लोगों का वो यूट्यूब है। 50% से ज्यादा लोगों ने आज तक रेवेन्यू जनरेट ही नहीं किया यूट्यूब से या सोशल मीडिया से, है ना, क्योंकि दे डोंट नो द स्ट्रेटेजी हाउ टू मेक मनी, या उनको पता नहीं किस तरह का कंटेंट बनाना है, किस निश के लिए कंटेंट बना रहे हैं, या उनकी ऑडियंस क्या है ना। और प्लेटफॉर्म की भी उनको नॉलेज नहीं है ना। क्योंकि इसमें होता क्या है कि एक तो सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएशन में, कि वो किसी एक प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे होते हैं। जैसे मान लो क्या इंस्टा है, हाँ, जैसे मान लो आपका, हाँ, इंस्टाग्राम पे आपका चल गया कंटेंट, सिर्फ आप इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हो, फेसबुक पे चल गया आप फेसबुक पे कर रहे हो, बट इससे मतलब आप ग्रोथ नहीं ले सकते ना। आप कोई फेसबुक पे आपको सर्च, यूट्यूब पे सर्च करेगा, इंस्टाग्राम पे सर्च करेगा, वहां आप मिलोगे नहीं उनको। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, लोग एल्गोरिथम को समझना नहीं चाहते कि जो कंटेंट यूट्यूब पे वर्क कर रहा है वो हो सकता है कि इंस्टाग्राम पे नहीं वर्क करे। ऑब्वियस है। जो इंस्टाग्राम पे वर्क कर रहा है वो फेसबुक पे वर्क नहीं करे, और जो टिकटॉक पे वर्क कर रहा है वो हो सकता है यूट्यूब पे वर्क नहीं करे। तो आपको, और इसी तरीके से जो लिंक्डइन पे वर्क कर रहा है वो आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे नहीं करेगा। क्योंकि अगर जैसे आप लिंक्डइन का देखोगे तो लिंक्डइन पे आपका रिटन फॉर्म कंटेंट ज्यादा चलता है ना। इंस्टाग्राम पे आपके शॉर्ट्स चलेंगे, फेसबुक पे आपका जो ओल्ड एज वाली जो ऑडियंस है उन लोगों का कंटेंट इस तरह का जो आपका मूवीज वगैरह का देखते हो आप, है ना। या और भी हो गया, जैसे मान लो कि आपका एंटरटेनमेंट टाइप की वीडियोस हो गई, है ना, भक्ति टाइप की वीडियोस हो गई, जो फेसबुक पे बहुत बढ़िया वर्क करते हैं। या जैसे मैं अभी रिसेंटली आजकल देखता हूं कि आपका ये जो मान लो कोई गार्डनिंग का काम कर रहा है, कोई कार क्लीनिंग का काम कर रहा है, इस तरह की वीडियोस यूएस वगैरह की काफी पॉपुलर है, उन पे बहुत अच्छे व्यूज आते हैं। तो एक्चुअली DIY वाला जो कंटेंट है वो भी काफी फेसबुक पे वर्क करता है, बट वो आपको प्लेटफॉर्म को समझना पड़ेगा कि आप किस तरह प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं, या आपको स्विच हर एक कंटेंट को अलग बनाना पड़ेगा।
कि फेसबुक के लिए आप डिफरेंट तरह का कंटेंट बनाओ, यूट्यूब के लिए आप डिफरेंट तरह का कंटेंट बनाओ, सेम ही चीज को आप डिफरेंट तरह से पैकेज करना पड़ेगा, जिससे कि आपको ये ना लगे, क्योंकि अगर आप एक ही वीडियो, जैसे आपने जो यूट्यूब पे हाउ टू वाली वीडियोस डाल दी, वो अगर आप इंस्टाग्राम पे डालोगे तो वो वर्क नहीं करेगी, है ना। तो उसको आपको कंटेंट सेम, मतलब जो चीज है आपका टॉपिक वो आप सिमिलर रखो, बट उसका तरीका, डिजाइन, पैकेजिंग चेंज करनी पड़ेगी आपको, कि इंस्टाग्राम पे लोग किस तरह कंटेंट देखते हैं, फेसबुक पे आप किस तरह के देख रहे हैं, यूट्यूब पे कैसा देख रहे हैं, उसके हिसाब से डिजाइन पैकेजिंग करनी पड़ेगी। दूसरा फिर एल्गोरिथम को समझना पड़ेगा। हमारी ऑडियंस बोर ना हो, इसलिए आप यूट्यूब ऑटोमेशन का कोई एग्जांपल बताओ। ओके, ठीक है। तो आपने एक यूट्यूबर को देखा होगा, वरुण माया करके। वरुण माया? हाँ। नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन सर्च कर लो। तो उन्होंने एक्चुअली क्या किया है, वो खुद कंटेंट नहीं बनाते हैं। हाँ, वो सारा कंटेंट उनका एआई से बनता है, जिसमें उन्होंने दो मतलब ऐप हैं जो कि यूज होते हैं। एक हेजन करके है, जिससे आप अपना क्लोन बना सकते हो, एआई क्लोन बना सकते हो, तो तुम्हें बार बार वीडियो शूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। दूसरा है 11 लैब्स करके, जिससे आप अपना ऑडियो का क्लोन कर सकते हो। 11 लैब्स? हाँ, ऑडियो का क्लोन कर सकते हो उससे आप। तो उससे क्या होगा कि आप एक से ऑडियो का, स्क्रिप्ट से ऑडियो बना लोगे, वीडियो से आपको वीडियो आ जाएगा, एंड आप उसको मर्ज करके वीडियो एडिटर को दे सकते हो, जिससे वो आपकी वीडियो को एडिटिंग, मतलब फुल ऑटोमेशन नहीं होगा इसमें, बट हाँ हाफ हो जाएगा। कि बाकी जैसे और भी एआई के टूल्स हैं, है ना, बट वो उतना अच्छा वर्क करते नहीं है वीडियोस के लिए। अगर आपको हाँ आयो, मैंने भी ट्राई किया है, वो उतना अच्छा मुझे लगा नहीं। उसका सब्सक्रिप्शन भी मैंने पेड लेके देखा, बट कुछ बना नहीं। हाँ, वो एक्चुअली आप उसको स्क्रिप्ट दो, उस तरह की स्क्रिप्ट से वो ऑडियो नहीं बनाएगा, या जो भी मान लो उसमें कमियां हैं, मान लो वीडियोस के जो रिलेवेंट क्लिप्स आनी चाहिए, चीजें आनी चाहिए, वो नहीं आ रही है। अगर वो सारी चीजें हम खुद ही डालेंगे तो फिर उसका फायदा क्या है एआई टूल्स का, है ना। तो बट हाँ, इसको ऑटोमेशन के लिए सेमी ऑटोमेशन एक तरीके से हो सकता है, फुली ऑटोमेटिक अभी नहीं होता। हाँ, कुछ लोग कर रहे हैं, जैसे टिकटॉक वगैरह पे बहुत सारे लोग कंटेंट बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे आपने देखा हो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या मेडिटेशन से रिलेटेड, वो 3D एनिमेशन वगैरह डाल देंगे या कुछ ऐसी चीजों को डाल देंगे, वॉइस ओवर करके पीछे आगे पीछे कुछ क्लिप्स चल रही है, वो वर्क करता है। बट प्रॉपर एजुकेशनल कंटेंट या डिफरेंट तरह की निश के लिए कंटेंट एआई से अभी पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ चीजों के लिए पॉसिबल है, बट सारी चीजों के लिए पॉसिबल नहीं है। बट वो आप ट्राई कर सकते हो किस चीज में आपके लिए वर्कआउट कर रहा है। तो एआई का फ्यूचर क्या है कंटेंट क्रिएशन में अभी आने वाले टाइम में? फिलहाल तो आपने बताया जैसे सेमी ऑटोमेशन में जा चुके हैं हम, लाइक आपने हेजन बताया क्लोनिंग के लिए, और आपने 11 लैब्स बताया ऑडियो के लिए। एक और मैं भी बता देता हूँ, एक suno.ai करके एक वेबसाइट है, उस पर आप जो है हिप हॉप सॉन्ग रिकॉर्ड कर सकते हो। मतलब आपको करना है क्या, सीधे प्रॉम्प्ट टाइप करना है चैट जीपीटी में कि भाई एक गाना लिख कर दो मुझे, लाइक आप गाना बना सकते हो किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर, और वो प्रॉम्प्ट पूरा आपने टाइप करा, चैट जीपीटी ने आपको एक रैप लिख कर दे दिया, आप वो suno.ai पे डालो। suno.ai क्या करेगा, उसमें पूरे बीट्स, म्यूजिक और पूरी साउंड वाउंड सब लगाकर आपको दे देगा। तो मैं घर बैठे हनी सिंह बन जाऊंगा। आप घर बैठे हनी सिंह बन जाओगे, ऑटो ट्यून की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ओके, ठीक है। और वो आप रेंडर निकाल के वहां से, और उसमें कुछ वीडियोस, टेक्स्ट और टेक्स्ट डाल के आप उसे इंक इफेक्ट वगैरह लगा के आप यूट्यूब पे डाल सकते हो। तो ये भी एक ऑटोमेशन का एग्जाम्पल है, आपके साथ मैंने भी थोड़ा सा सीखा है। तो सर अभिषेक भाई, अगला जो हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं, आप मुझे बताओ कि आने वाले टाइम में यूट्यूब पर किस चीज का ट्रेंड आने वाला है? क्या ट्रेंड होगा आने वाले टाइम पे आपके हिसाब से? ओके, तो फ्यूचर में जो कंटेंट क्रिएशन में है वो निश बेस्ड कंटेंट चलने वाला है। जैसे और रीजनल कंटेंट बहुत ज्यादा चलने वाला है ना। जैसे अगर आपने देखा होगा लास्ट फाइनेंशियल ईयर में लास्ट ईयर शार्क टैंक में एक वो आया था, स्टार्टअप आया था स्टेज करके। हाँ, उसको फंडिंग भी मिली थी, है ना, शार्क टैंक की वजह से। हाँ, शार्क टैंक से। तो वो क्या हरियाणवी कंटेंट, रीजनल कंटेंट बना रहा है, ठीक है। ऐसे ही उल्लू है, या और भी बहुत सारे एप्स हैं, जो वेबसाइट है, जो इस तरह की चीजों का कंटेंट बना रहा है। सिमिलरली यूट्यूब पे भी अगर आप देखेंगे तो तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, है ना, हरियाणवी हो गया, हिंदी हो गया, भोजपुरी हो गया, सभी लैंग्वेजेस में कंटेंट चल रहा है। और काफी सारे इन्फ्लुएंसर तो ऐसे हैं जो मतलब कि काफी बड़े हैं, वो अपने रीजनल लैंग्वेजेस में या रीजनल टर्म्स में। तो जो फ्यूचर में जो कंटेंट ज्यादातर चलने वाला है वो स्पेशलाइज्ड कंटेंट ज्यादा चलेगा। जैसे मान लो आप कुकिंग की वीडियो जैसे कवितास किचन बनाते हैं कुकिंग के वीडियोस, है ना, तो रेसिपीज वगैरह के लिए देखते हैं। अब बहुत सारे लोग देखने और भी चीजों पे देख सकते हैं। मान लो किसी को टायर चेंज कर रहा हो कार का, वो अगर उस तरह का कोई वीडियो बनाएगा वो बहुत अच्छा चलेगा, है ना। तो स्पेशलाइज्ड कंटेंट आपका बहुत वर्क करेगा फ्यूचर में। एंड अगर आपने जैसे देखा होगा कि सोशल कॉमर्स भी बहुत तेजी से बढ़ रहा
है ना। जैसे चाइना में लोग क्या करते हैं, वीडियोस टिकटॉक वगैरह पे वीडियोस बना रहे हैं, वहां पे लाइव कॉमर्स में दिखा रहे हैं वीडियो, मतलब प्रोडक्ट को, और वहीं से लोग परचेज कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर है आपका ई कॉमर्स का काफी ज्यादा, जो कि सोशल कॉमर्स और लाइव कॉमर्स में चेंज होने वाला है। इंडिया में भी वो ट्रेंड नहीं है, बट बाहर काफी लोग जैसे चाइना वगैरह में बहुत सारी चीजें लोग कर रहे हैं इस तरह की, है ना। तो ये हो सकता है कि फ्यूचर में इंडिया में भी आ जाए। इंडिया में भी लाइव कॉमर्स बढ़े काफी। वैसे फेसबुक पे आजकल लोग काफी लाइव आके प्रोडक्ट सेल करते हैं। मैक्सिमम मैंने जो देखे वो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बट चाइना का एक एग्जांपल है कि कोई लिपस्टिक वाला है, आप बता रहे थे कि किसी ने कॉस्मेटिक्स बेची थी। हाँ, वो स्पेसिफिक, मतलब आप स्पेसिफिक निश में अगर कंटेंट बना, बहुत बड़ा 100 करोड़ का एक ही दिन में। हाँ, तो वो वही है कि हाँ, लाइव कॉमर्स और ये चीजों का फ्यूचर काफी तेजी से आ रहा है। और एजुकेशनल कंटेंट हमेशा वर्क करता है। जैसे अगर आप मेरे से पूछोगे कि कौन सा कंटेंट जो है हमेशा वर्क करेगा आपका यूट्यूब पे, तो जैसे अगर आप देखोगे कुछ दो तरह कंटेंट होता है। एक तो होता है वायरल या ट्रेंडिंग टाइप का, जो अभी वर्क कर रहा है, और कुछ कंटेंट होता है जो हमेशा वर्क करेगा, है ना। जैसे मान लो कि अगर आपको एक एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, स्टडी IQ, अगर आपने देखा होगा, स्टडी दो चैनल है, एक यूपीएससी के लिए अगर मान लीजिए एग्जांपल के लिए, एक आपका दृष्टि है विकास दिव्यकीर्ति सर का, और एक स्टडी IQ है। आपने स्टडी IQ के साथ काम किया? नहीं, मैंने दूसरी एक कंपनी के साथ काम किया है, है ना, जो यूपीएससी में है वो भी। हाँ, मैंने बट किया है यूपीएससी में, मतलब एजुकेशन कंटेंट के साथ भी काम। तो जैसे मान लो कि आपने एग्जाम्पल लिए, ये हो गया विकास दिव्यकीर्ति हो गए, स्टडी IQ, वो दृष्टि के, और आपका स्टडी IQ हो गया एक। अब ये दो तरह के चैनल है, एक कंटेंट बेस्ड है, एक पर्सनैलिटी बेस्ड है। जैसे अगर आप दृष्टि IAS को देखोगे, पर्सनैलिटी बेस्ड है, उसमें मेजर जो चल रहा है वो आपका विकास दिव्यकीर्ति सर के वजह से चल रहा है। कि अगर आप उसके देखोगे मेजरली उनका पॉपुलर क्या है, उनका पॉपुलर है मॉक इंटरव्यूज। यूपीएससी के जो मॉक इंटरव्यूज आते हैं वो पॉपुलर है उसमें बहुत ज्यादा। बाकी कंटेंट चलता है अच्छा, बट जो मेजर चैनल उसकी वजह से चल रहा है वो मॉक इंटरव्यूज की वजह से चल रहा है। स्टडी IQ को अगर आप देखोगे तो वहां आपका कंटेंट बेस्ड है, वो कंटेंट बेस्ड चल रहा है चैनल। वहां पे ऐसा नहीं किसी के फेस के बेस पे या वैसे, जैसे उन्होंने बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं, आप बहुत सारे टॉपिक्स पे देखोगे मिल जाएंगी। जैसे एवरग्रीन कंटेंट का एक एग्जांपल बता देता हूं, उन्होंने बहुत सारे बायोग्राफीज बना रखी हैं। आपका मान लीजिए नितिन गडकरी जी के ऊपर आपको बायोग्राफी मिल जाएगी, ओशो के ऊपर आपको बायोग्राफी मिल जाएगी, गौतम बुद्धा के ऊपर आपको बायोग्राफी मिल जाएगी। अगर आप कोई भी बायोग्राफी सर्च करोगे वो आपको स्टडी IQ पे मिल जाएगी। हाँ, तो वो कर रहे हैं आपका कंटेंट बेस्ड पे काम। ये हो गया पर्सनैलिटी बेस्ड, मतलब ब्रांड बेस्ड। अब आप अगर इसमें देख सकते हो कि कौन सा वर्क करेगा, दोनों वर्क करेंगे, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। आपका ब्रांड बेस्ड भी हो सकता है, पर्सनैलिटी बेस्ड, और आपका कंटेंट बेस्ड भी हो सकता है। कंटेंट बेस्ड में आपकी डिपेंडेंसी नहीं है किसी एक फेस पे, क्योंकि मैंने एक और चीज देखी स्टडी वाले, मतलब इसमें यूपीएससी वगैरह में या एजुकेशन में, कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है चैनल्स के साथ या सोशल इन कंपनीज के साथ में, कि कोई टीचर पॉपुलर हो गया या फैकल्टी पॉपुलर हो गया, अपना चैनल शुरू कर वो अपना चैनल शुरू कर लेता है, या फिर वो अपने इतने पैसे डिमांड कर देता है कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, या दूसरी कंपनी हायर कर लेती है उनको। कोचिंग बहुत ज्यादा होती है इस एजुकेशनल इंडस्ट्री में। तो उससे बचने के लिए दूसरा तरीका वही है कि आप जो है फेसलेस कंटेंट बनाओ, या मतलब आप वैसे फेस के ऊपर डिपेंडेंट ना रहो, आप कंटेंट के बेस पे काम करो। वैसे हर फील्ड में जहां बंदे का फेमस हुआ उसे लगता है आप उन्हीं वही स्टार है मजनू भाई की तरह सड़क से उठा के स्टार बना देता हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बबल खत्म होने वाला है या वो खत्म होने वाला। मेरे हिसाब से ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। नहीं, हर तरह कंटेंट चलेगा ना। जैसे मैंने बताया कि आप रीजनल कंटेंट बनाओ, है ना। जैसे कोई हरियाणवी बना रहा है, कोई हरियाणवी कॉमेडी कर रहा है, हाँ, तमिल में कोई कॉमेडी करेगा अपनी, मतलब अपनी रीजनल लैंग्वेज में। कि मान लो कि मुझे इंग्लिश नहीं आते, अब मुझे तमिल में सीखना है कि मतलब आईफोन का पासवर्ड कैसे रिसेट करूं, आप कंटेंट बनाओ, वो चलेगा, है ना। तो ये निश बेस्ड कंटेंट और रीजनल कंटेंट का बहुत ज्यादा मतलब आने वाले टाइम में वो ज्यादा सक्सेसफुल होगा जैसे मल्टी लैंग्वेज आती है। हाँ, आज ही जाता हूँ। क्या कौन सी लैंग्वेज पहले सीखूं? रशियन, स्पेनिश, इटालियन, कौन सी? जर्मन। क्यों? सबसे बड़ा यूट्यूबर जर्मन से? नहीं, सबसे बड़ा तो मिस्टर बीस्ट है। इंडिया का तो कैरी मिनाटी है शायद, नहीं, टी सीरीज है सबसे बड़ा वैसे। नहीं, पब्लिक फिगर, जैसे पब्लिक फिगर पर्सनल लेवल पे तो कैरी है। हाँ, कैरी है, नंबर बेस में तो कैरी है सबसे ज्यादा। शायद ध्रुव राठी आ गया। नहीं, अभी भी शायद, पता नहीं, नंबर ऑफ वीडियोस कितने किसके पब्लिश हो रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बट 3 या
4 महीने में एक वीडियोस आ रही है, ध्रुव राठी की वीकली आती है। हाँ, तो उसके एवरेज जो है 4-5 मिलियन के आसपास है ना व्यूज का, ध्रुव राठी का 20-30 मिलियन जा रहे हैं। नहीं, एवरेज जो फर्स्ट 24 आवर्स में जो आते हैं व्यूज वो लगभग 3-4-5 मिलियन के आसपास है। हाँ, तो वो महीने में कमा लेता है 30-40 मिलियन। हाँ। वो 3 महीने में उतने करता है। अब वो देखना पड़ेगा स्टैट्स किसका है कितना, बट हाँ लेकिन जर्मनी से है वो। कौन ओके जर्मनी से। हाँ, तो एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने के लिए कितना टाइम लग जाता है? देखो क्या मतलब एक आइडिया दे दो सो दैट कि लोगों के दिल में आराम रहे, मेरे में भी, क्या भाई इतने टाइम में यूट्यूबर तो बन ही जाएंगे। अर्निंग कब से स्टार्ट हो जाती है? 6 महीने से पहले अर्निंग पॉसिबली नहीं हो पाती है। हाँ, कम से कम 6 महीने से 1 साल लगेगा, जिसमें आपके अगर बहुत अच्छे से चैनल चल रहा है तो बेसिक कुछ रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। जैसे 2-4-5 हजार। हाँ, 5-10 हजार रुपए के आसपास। बहुत सारे जो लोग दिखाते हैं आपको कि यूट्यूब पे मिलियंस कमा रहे हैं, ये सब मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरा क्लाइंट है नूनू टीवी, उनके 700 मिलियन के आसपास व्यूज हैं मंथली, तब $70,000 के आसपास रेवेन्यू है। अब जो लोग 2 लाख 5 लाख व्यूज पे दिखा देते हैं कि वो 50,000 कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, वो सब झूठ बोलते हैं। एक्चुअली लोग पैसा कमा रहे हैं बट यूट्यूब से नहीं कमा रहे हैं डायरेक्टली। हाँ, ब्रांड डील, स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं कि किसी ने कोई ड्रेस दिखा दी और उसमें वो इंटीग्रेशन मार दिया है ना कि ये लिंक से जाके परचेज कर लो, उसकी वजह से वैसे वो 50,000 कमा रहे हो, लाखों कमा रहे हो, बट यूट्यूब से डायरेक्ट रेवेन्यू नहीं है उनका। तो ये सब जो लोग बोलते हैं कि लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, वो सब झूठ बोल रहे हैं, है ना। क्योंकि कुछ लोग ये भी कर रहे हैं कि खुद फेमस होने के बाद दूसरों को फेमस करने के लिए कंटेंट बना रहे हैं, जैसे आप कर रहे हो। तो आपको यूट्यूब पर फेमस होने के लिए लगभग 6 से 1 साल का टाइम लेना चाहिए। हाँ, कंसिस्टेंट। इससे पहले आप सोचो भी मत फेमस होने। हाँ, नहीं, उससे भी पहले ये समझना जरूरी है कि आप कंटेंट किस तरह का बनाना चाहते हो। लोग आजकल कॉपी कंटेंट की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। हाँ, कॉपी कंटेंट काम करता है, किस मतलब वो भी अलग अलग निश के हिसाब से है, किस तरह का कंटेंट आप बनाना चाहते हो, किस तरह की आप मतलब निश के लिए आप काम कर रहे हो, उसके हिसाब से स्टार्टिंग कॉपी कंटेंट आपका बढ़िया काम करेगा। जैसे मैं आपको मतलब बता दूं कि काफी सारे लोग जो है, मैंने कई बार चीजों को देखा है कि एक यूट्यूबर कोई वीडियो बना रहा है, जैसे लक्ष्य चौधरी ने कोई वीडियो बनाया, उसके ऊपर फिर ठगेश ने बना दिया, फिर किसी एक और यूट्यूबर ने बना दिया, है ना। ये सारे मिलके बनाते हैं, उससे क्या होता है कि ये किसी भी टॉपिक को ट्रेंड में कर लेते हैं। हाँ, अब 2 तरीके हैं ट्रेंड में जाने के, या तो आप कोई ट्रेंडिंग टॉपिक के अराउंड वीडियो बना दो, या आप अपना ट्रेंड क्रिएट कर दो, या कुछ तरीके से। जैसे अभी आपने वो देखा होगा, एक ये जो अरविंद अरोड़ा करके बच्चा जो है, उसकी मार रखी है सब लोगों ने। है ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ठीक है, तो सब लोगों ने उसको ट्रेंड कर दिया लाके पूछ हर एक में। वो ओनली देसी करके एक चैनल है, उसने पहले वीडियो बनाई थी, उसके बाद इन सब ने बनाया वीडियो उसके ऊपर। ठीक है, मुझे उसमें मतलब कोई खास दिक्कत नहीं है उस बच्चे से, बट मुझे लगता है कि पहले उसको स्कूल जाना चाहिए। है ना। लोगों का कहना है कि उसके माँ बाप उसे क्रिएटर की तरह यूज। देखो, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि मतलब भक्ति वगैरह में, स्पिरिचुअलिटी, मैंने जो मतलब भगवत गीता में सीखा है वो ये होता है कि 4 चीजें हैं जिनका आपको अगर अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप स्पिरिचुअलिटी के लायक नहीं हो। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी, मुझे श्लोक अभी याद नहीं है, बट मैं आपको बता दूंगा, ये श्लोक भी है कि कौन कौन एलिजिबल है जो स्पिरिचुअलिटी या भक्ति में आता है। ठीक है, तो मेजरली ये है कि आपके अंदर 4 चीजों का एक्सपीरियंस नहीं है, आपका काम, क्रोध, लोभ और मोह। अगर इन चीजों का आपने अगर एक्सपीरियंस ही नहीं किया तो आप भक्ति की तरफ मुड़े कैसे। अब उसने कौन सा बच्चे ने देख लिया, है ना, कि कौन सा मोह देख लिया या क्रोध देख लिया, है ना, कहाँ लोभ कर लिया उसने। तो जब तक इन चीजों का एक्सपीरियंस नहीं, आप ये सब चीजें कर रहे हो, तो वो एक तरीके से फ्रॉड ही लगेगा, है ना, क्योंकि रिलेवेंस ही नहीं है उन चीजों की। तो भगवत गीता में वैसे बताया है इस चीज के बारे में कि 3 तरह के लोग हैं जो कि आपको भक्ति में आते हैं, है ना। तो इन उसके लिए आपको ये सब चीजें एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी या जो ये सब भक्ति वगैरह है वो सब अनुभव पे है, बिलीफ पे है। जब तक आपको इन चीजों का है ही नहीं और आप डायरेक्टली बस एक्टिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो फिर नहीं चलता है। ROI की बात करते हैं यूट्यूब में आजकल लोग। अभी मेरे पास भी आज एक क्लाइंट आए थे, उन्होंने क्या करा, एक 5.5 मिलियन सब्सक्राइबर वाला चैनल खरीदा है एट अराउंड 3.5 लाख रुपए का। और उन्होंने मुझे बताया कि इस पे वो उन्होंने इसलिए खरीद लिया कि इतना बड़ा नंबर बेस ऑफ सब्सक्राइबर है, तो वो पॉडकास्टिंग शुरू करना चाहते हैं एज ए करियर। तो उन्होंने कहा भाई मैंने ये चैनल खरीद लिया 3.5 लाख का, और मैं इस पे लोगों को बुलाऊंगा गेस्ट को,
मैंने भी उनको सजेस्ट करी कुछ चीजें कि आप इस तरीके से करो। तो इसमें ROI का क्या बेस्ड है, क्योंकि हर एक इन्वेस्टर या कोई बिजनेसमैन जो किसी बिजनेस में परस्यू करता है तो वो ये सोचता है कि मैं इतना इसमें पैसा लगा रहा हूँ, इतना टाइम दे रहा हूँ, तो मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा। तो YouTube की कोई ROI ऑफ परसेंटेज है कि इतना लगा कितना मिल सकता है? देखो 3 साल तक फिर आप एक्सपेक्ट मत करो, है ना, कि अगर आप सोचो कि 30,000 रुपए लगा के 3 लाख रुपए कमा लोगे महीने के, स्टार्टिंग में पॉसिबल नहीं। स्टार्टिंग में 2-3 साल तक, है ना, धीरे धीरे ग्रेजुअली रेवेन्यू जनरेट होता है या मतलब ग्रो करता है। ठीक है, अगर आप जैसे ध्रुव राठी का भी देखोगे तो शायद 15 या 17 से उसने स्टार्ट किया है यूट्यूब का, तो अभी लगभग 7-8 साल का कैरियर हो गया है तब कहीं। और लास्ट में मतलब लास्ट 1 साल में जो अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो आपकी लास्ट के 1 साल में है ना, तो वो उतनी ग्रोथ आने के लिए उतना टाइम आपको वेट करना पड़ेगा या उतना रेवेन्यू। ठीक है, दूसरे तरीके जो है आपको पता ही है, ब्रांड स्पॉन्सरशिप हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग हुई, वहां से रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, बट वो डिपेंड करेगा कि आप किस निश में काम कर रहे हो। आप क्लॉथिंग में कर रहे हो तो शायद आपको बार्टर सिस्टम पे लोग रख लें स्टार्टिंग में, अगर आपके फॉलोअर्स वगैरह नहीं होते तो बार्टर सिस्टम में काम करते हैं, फिर धीरे धीरे लोग थोड़ा पे करते हैं, है ना। तो वो इस पे डिपेंड करेगा कि आप कितना किस निश में काम कर रहे हो और किस तरह का कंटेंट बना रहे हो। हाँ, बिजनेस रिलेटेड हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ, मैंने 2020 में एक वीडियो डाली थी पॉलिटिकल मार्केटिंग रिगार्डिंग कि हाउ टू रन योर फेसबुक एड, पॉलिटिकल एड्स ऑन फेसबुक। उस वीडियो से मैंने लगभग 5 लाख के आसपास पैसे कमा लिए, 5 से ऊपर ही कमा लिए होंगे, जिसमें मैंने यूट्यूब से 1 रुपया नहीं कमाया क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं था। बट वहां से मेरे पास इंक्वायरीज आती हैं और वो डायरेक्टली क्लाइंट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अभी भी मेरे पास इंक्वायरीज आती है। तो इस तरह की अगर चीजें कर रहे हो तो आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो यूट्यूब के अगर भरोसे नहीं हो। बट यूट्यूब को आप ब्रांड की तरह या अपने प्रमोशन की तरह यूज कर सकते हो कि आप अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को, इन चीजों को कैसे प्रमोट करें, या उसके रिगार्डिंग एजुकेशनल कंटेंट बनाओ या कुछ भी चीजें करो जिससे कि आपकी विजिबिलिटी बने, लोगों के अंदर ट्रस्ट बने आपका, और वहां से आप अपना कन्वर्जन कर सकते हो डायरेक्टली। जैसे यूट्यूब का CPM जो है इंडिया में बहुत कम है। अगर आप ग्लोबल कंटेंट बना रहे हो इंग्लिश वगैरह में तो हो सकता है कि आप ज्यादा रेवेन्यू कमा पाओ। हाँ, तो इंडिया में इतना पैसा नहीं है। और अगर कोई 50 लाख लगा के स्टार्ट कर रहा है देन 50 लाख लगा के एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है एक्चुअली इसमें। तो स्टार्टिंग में शायद 6 महीने या साल भर आपको कुछ ग्रोथ नहीं दिखेगी, लेकिन 2 से 3 साल के बीच में आपको बहुत सारी ग्रोथ दिखना शुरू हो जाएगी। पर एटलीस्ट 1 साल तो कम से कम मान लो आप, जो ब्रेक इवन आने के लिए आपको। हाँ, डायरेक्ट रेवेन्यू नहीं है क्योंकि एक्चुअली यूट्यूब में ऐसे ना। तो आप मुझे 5 टॉप स्किल्स बताओ जो एक सक्सेसफुल यूट्यूबर के अंदर होती ही होती हैं। मतलब एक यूट्यूबिंग भी अपने आप में एक स्किल है, लेकिन एक सक्सेसफुल यूट्यूबर में और एक नॉन सक्सेसफुल यूट्यूबर में क्या डिफरेंस है, और वो कौन सी स्किल्स हैं जो सक्सेसफुल में होती हैं और नॉन सक्सेसफुल में नहीं होती? ओके, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये 3-4 चीजें, अगर सोशल मीडिया पे किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो आप, यूट्यूब नहीं, इंस्टाग्राम में, कहीं पे भी, एक तो कंटेंट क्रिएशन की समझ में होनी चाहिए कि आपको किस तरह का कंटेंट बनाना है या किस तरह की ऑडियंस के लिए कंटेंट बनाना है। ठीक है। दूसरा, एडिटिंग, अगर या तो आपको आनी चाहिए या आप किसी से करा सकते हो, बट आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह की एडिटिंग आपकी जो कंप्यूटर स्पेस में चल रही है वही आपके लिए वर्क करेगी बहुत अच्छा। क्योंकि वो जो भी हमने बात करी थोड़ी देर पहले कि कॉपी करते हैं लोग कंटेंट को, तो उसका मतलब यही है कि आप स्टील कर रहे हो, कॉपी नहीं कर रहे हो एक तरीके से, है ना, कि आप दूसरे का कंटेंट देख रहे हो, जो लोग बना रहे हैं उससे बेटर आप अपना कैसे बना सकते हो। ठीक है, एडिटिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग या थंबनेल वगैरह का हो गया आपका डिजाइनिंग का, और आपका हो गया ये आपका स्टोरी टेलिंग या स्क्रिप्ट राइटिंग, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपका 40% 50% से कम रिटेंशन है तो आपकी शॉर्ट्स वर्क नहीं करेंगे। कम से कम 50% से ऊपर रिटेंशन होगा तभी आपका शॉर्ट फॉर्म कंटेंट वर्क करेगा, है ना। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है कि आपको किस प्लेटफॉर्म के लिए आप काम कर रहे हो। इंस्टाग्राम पे आपका किस तरह कंटेंट वर्क करता है, टिकटॉक पे किस तरह का वर्क करता है, यूट्यूब पे कैसा करता है, और आपका फेसबुक पे कैसा करता है, उसी हिसाब से आपको कंटेंट बनाना है ना। आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए डिफरेंट तरह का कंटेंट बनाओ। तो अभिषेक, हम डिस्कस कर रहे थे कि YouTube पर 2 टाइप के कंटेंट होते हैं। एक तो वो जिसमें लोग अपना फेस दिखाते हैं और वीडियोस बनाते हैं, लोगों को एडुकेट करते हैं। एक वो जो फेसलेस बना रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ज्यादा ग्रोथ कहाँ पर है? हाँ, वैसे जनरली ज्यादा ग्रोथ तो आपको विद फेस वाले में मिलता है, पर्सनल ब्रांड के बेस पे, पर उसके कुछ डीमेरिट भी हैं। जैसे मान लीजिए एक बार विकास देवीकीर्ति सर ने कुछ बोल दिया था किसी टॉपिक के ऊपर, रामायण से रिलेटेड कोई कंट्रोवर्सी थी, तो उसमें बहुत सारा उनका ट्रेंड हुआ,
ट्विटर वगैरह पे, और उसमें नेगेटिव पीआर भी हो जाती है। तो जनरली अगर आप किसी फेस के बेस पे चीजें चला रहे हैं और उसके ऊपर अगर कोई भी चीजें आती हैं, देन वो पूरा आपके ब्रांड को या बिजनेस को इफेक्ट करता है। लेकिन अगर आप फेसलेस वो इसी चीज को अगर किसी को फेस नहीं बना रहा है, देन उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि वो आपके लोग कंटेंट से या उससे इंफॉर्मेशन से रिलेटेड चीजों को देख रहे हैं, तो उसपे बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता। दोनों के फायदे भी हैं और दोनों के नुकसान भी है। दोनों के प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। हाँ, वो आप डिपेंड करता है आप कौन सा चूज करना चाहते हो। आजकल तो लोग कुछ भी करके यूट्यूब पे फेमस हो जा रहे हैं। हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन ले लो, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? नहीं, मैं नहीं नाम ले सकता। मेरे तो पड़ोस में ही रहते हैं। अच्छा, क्या पता कहीं आ जाए स्टूडियो में। अरे सर, बहुत सारे हैं ऐसे। मैं नहीं चाहता कल को स्टूडियो में आके कहने लग जाए कि तुम हमारा नाम ले रहे हो, हमें डिफेम कर रहे हो। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि इन लोगों का फ्यूचर कितने और दिन का रहता है? ओके, तो इस तरह एक्चुअली जो कंटेंट क्रिएशन का जो कैरियर है वो 5 साल का है। 5 साल के बाद मोस्ट ऑफ द पीपल इररिलेवेंट हो जाते हैं। जैसे अगर आप टेक्निकल गुरुजी का देखोगे, लगभग 25-30 मिलियन के आसपास उनके फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, और अगर आप उनके एवरेज वीडियोस पे व्यूज देखोगे तो लाख के आसपास जाते हैं, है ना। कुछ वीडियोस है जो मिलियंस में जा रही हैं, जो कि आपकी मान लो आईफोन लॉन्च पे हो गई, या आपका ये स्कैम वगैरह की कुछ वीडियो बना दिया उन्होंने, तो उनके वीडियोस पे व्यूज जाते हैं, नहीं तो लोग नहीं देख रहे हैं। तो एक टाइम के बाद अगर आप या तो आपको कंटेंट में चेंज करने पड़ेंगे, है ना, या फिर आप इररिलेवेंट हो जाओगे। तो जो इस तरह के जैसे पुनीत सुपरस्टार या इस तरह के जो भी लोग हैं, है ना, शेर या कोई और भी हो गया, तो ये एक्चुअली एक तो रिलेवेंट कंटेंट बनाते हैं। जो लोग, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्रिंज कंटेंट है, चल क्यों रहा है, हाँ, है ना। तो उसका रीजन ये है कि एक तो मास ऑडियंस के लिए लोग कंटेंट बना रहे हैं, बिल्कुल, जो लोग रिलेट कर पाते हैं जिस तरह की चीजों से, है ना। अगर आप ऑफिस में बैठ के सोचोगे ये क्रिंज कंटेंट है ना, आप जो है डीएलएफ में बैठ के सोच सकते हो कि ये खराब है, लेकिन आप मास ऑडियंस को देखो, 90% की मेंटलिटी क्या करती है। ऑब्वियस है इंडिया में ऑडियंस जैसी है, लोग वैसा कंटेंट बना रहे हैं। अच्छा, जैसे एक एग्जांपल के लिए बता देता हूँ कि राहुल गांधी और मोदी जी में से मोदी जी पॉपुलर क्यों है? बिल्कुल, रीजन यही है क्योंकि वो मास ऑडियंस की नब्ज को समझते हैं। जैसे मैंने एक उनका रैली देखा था यूपी इलेक्शन का, तो उन्होंने कानपुर में जाके बोल दिया कि ठग्गू के लड्डू, वहां की जनता पागल हो गई, है ना। तो वो रिलेवेंसी का गेम है कि आप कितना ऑडियंस को समझते हो, है ना, कि और कितना आप जो है उनकी लैंग्वेज को या उनका जो भी टोन है या उनका द वे ऑफ लिविंग है उसको कितना रिलेवेंट कर पाते हो, उतना ज्यादा आप चलोगे, है ना। तो अगर आपको मास लीडर बनना है कभी भी, या मास ऑडियंस को एंगेज करना है, तो आपको मास लैंग्वेज में ही जाना पड़ेगा, है ना, जो मास लैंग्वेज बोलती है, और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में जाना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दोगे तो लोग नहीं देखने वाले हैं, है ना। तो ये एक तो एंटरटेनमेंट का तरीका, ये लोग एंटरटेन करते हैं। दूसरा, मास ऑडियंस रिलेवेंट समझती है उसको या रिलेट कर पाती है उन चीजों से, उसकी वजह से चलता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग कंटेंट बनाते हैं रिलेटेड टू द फूड, रिलेटेड टू द ट्रैवल, रिलेटेड टू द स्पिरिचुअलिटी, मतलब जो जर्नल लाइफ में, जैसे अब हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो ऑब्वियस है कोई वीडियो देख के चले जाते हैं कि यार बहुत अच्छी जगह, चलो हम भी घुमाते हैं। आजकल नीम करोली बाबा बहुत पॉपुलर है, हाँ, या आपके वृंदावन में बहुत पॉपुलर हो रहे हैं वो बाबा जी। नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में अलग है, वेस्टर्न में अलग है, और अब ये धीरे धीरे चीजें ग्लोबल भी होती जा रही हैं कि लोग मालदीव जा रहे हैं तो ऑब्वियस है वीडियोस देख के जा रहे हैं लोगों की, या कोई साउथ एशिया, लक्षद्वीप जाना है मोदी जी का। मोदी जी ने लक्षद्वीप को अभी पीआर करा है। हाँ, वो मालदीव के कंपटीशन में ही करा है, देखो इकोनॉमी गिरा दी। हाँ बिल्कुल, ये बात तो सही है। तो लोग आगे गोइंग फॉरवर्ड करते हैं, जैसे आपने बताया कि ये जो लोग बिल्कुल क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, आपने जैसे शेर के बारे में बताया, दीपक कलाल का नाम लिया, पुनीत सुपरस्टार का लिया, एक कंटेंट बनाते हैं जो राज शमामी हो गए, रणवीर इलाहाबादिया हो गए, जो पॉडकास्टिंग वगैरह में भी आ चुके हैं। इसके अलावा भी उन्होंने काफी सारे कंटेंट बनाए, जैसे ध्रुव राठी हो गए। तो आप इनके करियर में भी कभी डाउनफॉल देखोगे? देखो, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये लोग जो मेजर यूट्यूबर्स जो है, बड़े यूट्यूबर्स, या इस तरह के ध्रुव राठी हो गया, या आपका राज शमानी हो गए, या फिर ये आपका रणवीर इलाहाबादी हो गए, तो ये लोग क्या करते हैं, दो चीजों पे खेलते हैं। एक तो मूवमेंट मार्केटिंग पे खेलते हैं, ठीक है, ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक पे खेलते हैं, ओके, है ना। जैसे मूवमेंट मार्केटिंग को मैं आपको समझा देता हूँ कि अभी जो चल रहा है उसके अराउंड आपने कंटेंट बना दिया। क्रिकेट चल रहा है
क्रिकेट के अराउंड किसी क्रिकेट स्पोर्ट्स स्टार को लेके आ गए आप, है ना, या क्रिकेट फिटनेस के ऊपर बात कर ली, इस तरह की चीजों पे बात कर लिया। जैसे दिवाली आई, अभी आपने देखा रणवीर इलाहाबादिया का एक पॉडकास्ट आया था दिवाली के ऊपर, है ना, तो इस तरह की चीजों पे अगर आप कंटेंट बनाओगे वो चलेगा ही। तो मैं आपको एक बिगेस्ट मतलब हैक बता देता हूँ, हर एक सोशल मीडिया के लिए जो काम करता है, जो आपका ये मूवमेंट मार्केटिंग है, जो आप यूज कर सकते हैं हर चीजों में। ठीक है, आपका दिवाली चल रहा है तो आप मान लो कॉमेडी में कंटेंट बनाते हो, तो आप दिवाली से के अराउंड अगर कॉमेडी में कुछ कर सकते हो तो आप कर सकते हो। एजुकेशनल में जैसे मान लो मैं बिजनेस का कंटेंट बनाता हूँ, तो मैं बता सकता हूँ कि दिवाली की इकोनॉमी कितनी बड़ी है ना, कितना लोग स्पेंड करते हैं दिवाली पे, या क्या बिजनेस का कौन कौन से बिजनेस हैं जो ग्रो करते हैं, जैसे पटाखे हो गए, इस तरह की चीजें। तो आपको ये देखना है कि आपकी ऑडियंस के रिलेवेंट क्या है, सही बात, उस मूवमेंट में। जैसे मैं आपको सबसे बढ़िया जो मुझे लगता है इसके मूवमेंट मार्केटिंग का या वायरल का एग्जाम्पल, वो 2-3 कंपनियां हैं। एक तो आपका फेविकॉल हो गया, अमूल हो गया, और आपका जोमेटो हो गया। ये बेस्ट एग्जाम्पल है जिन्होंने मूवमेंट मार्केटिंग का या आपका वायरल मार्केटिंग का यूज किया है। जैसे अगर आप कभी भी देखो, जैसे वर्ल्ड कप आया था, वर्ल्ड कप के टाइम पे उन्होंने अमूल वालों ने वर्ल्ड कप से रिलेटेड वो बना दिया कंटेंट, हाँ, गर्ल का वो पोस्टर वगैरह लॉन्च कर दिया। सेम जोमेटो करता है इसी तरीके से, या फेविकॉल का, क्योंकि मैं इन लोगों का फैन हूँ। मतलब इनके जो एडवर्टाइजिंग का तरीका है वो मुझे काफी अच्छा लगा, मतलब कि दे आर बेस्ट इन लाइक मूवमेंट मार्केटिंग और आपका वायरल मार्केटिंग। मतलब ये टॉपिक को और करंट टॉपिक को पकड़ करंट पाते टॉपिक, हाँ, और उसके हिसाब से मॉडिफाई कर पाते हैं अपने कंटेंट को, कि हम अपना रिलेवेंट कैसे बनाए उस ऑडियंस को एंगेज करने के लिए, तो वो मास ऑडियंस तक रीच हो सकता है ना। कि अगर मान लीजिए मैं अभी दिवाली से रिलेटेड इकोनॉमी के अराउंड अगर मैं बिजनेस वीडियो बना दूंगा तो वो चल जाएगी, एक केस स्टडी बना दूंगा तो हो सकता है कि मेरे जो नॉर्मल व्यूज आ रहे हैं उससे ज्यादा व्यूज आएंगे। कितना जाएगा वो आप गारंटी नहीं कर सकते, बट ये हाँ अच्छा परफॉर्म करेगा। ये कुछ हैक्स होते हैं जो चीजें वर्कआउट करती हैं सोशल मीडिया पे, कि क्या मतलब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मिलियंस पे व्यूज आएंगे कि बिलियंस में आएंगे, बट आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये टॉपिक अच्छा वर्क करेगा। अच्छा, एक मिथ और हमेशा यूट्यूबर्स के दिमाग में रहता है, जो नए यूट्यूबर मार्केट में आते हैं, कुछ को ऐसा लगता है कि अगर यूट्यूब चैनल पर पैसे लगा दिए, वीडियोस को बूस्ट कर दिया तो चैनल चलेगा नहीं, ग्रोथ नहीं करेगा। तो आपने तो ऑब्वियस है पहले से इतनी सारी वीडियोस पर फंड लगाए हुए हैं, तो इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करो। ओके, ठीक है, तो हाँ उसका इम्पैक्ट पड़ता है चैनल पे एडवर्टाइजिंग से, बट उसका एक तरीका है कि आप पर्टिकुलरली 1 या 2 वीडियोस को प्रमोट कर सकते हो। सारी वीडियोस को अगर आप स्टार्टिंग में सोच रहे हो कि 10 वीडियो आपने बनाई, 10 की 10 पे ऐड लगा दोगे, तो एक्चुअली चैनल पे इम्पैक्ट ज्यादा नहीं पड़ता है, वीडियोस पे इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, जो वीडियोस पे आप ऐड लगा दोगे वो थोड़ा सा उनकी परफॉर्मेंस डेड हो सकती है स्टार्टिंग में, क्योंकि आपके एंगेजमेंट नहीं है या आपके पास ऑडियंस नहीं है, तो ज्यादा बड़ी ऑडियंस को नहीं दिखा पाएगा। जितने व्यूज आपके एडवर्टाइजिंग के थ्रू आ गए उसके थ्रू आपको दिखा देगा, बट वो ओवरऑल चैनल पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट हाँ वीडियोस पे पड़ता है। पर्टिकुलर वीडियोस पे वो अगर आपकी डेड हो सकती है जो आपके एडवर्टाइजिंग। कहने का मतलब ये कि जो वीडियोस पर आपने एक बार फंड लगा दिया और आपने बूस्ट कर दिया तो उस पर ऑर्गेनिक व्यूज आना थोड़ा कम हो जाते हैं, बट उसका तरीका है कि मतलब आप ज्यादा बड़ी ऑडियंस को अगर आप रीच करते हो तो उस रेंज में पहुंच जाती है, तो शायद थोड़ा बूस्ट कर देती है। जैसे अगर आपने देखा होगा कि ये जो टी सीरीज वगैरह ये सब जो है स्टार्टिंग में ये ऐड चला देते हैं, है ना, जैसे ही आपका गाना लॉन्च हुआ तुरंत चला देते हैं, तो वो मिलियंस में जैसे ही जाता है वो मास ऑडियंस को एकदम रीच करने लगता है, तो अपने आप वो ट्रेंडिंग पेज पे चला जाता है। कई बार लोग ये देख के भी वीडियो देख लेते हैं जिस पे 1 मिलियन व्यूज हैं, मतलब लोगों ने देख लिया तो हम भी, वो साइकोलॉजिकल है। हाँ जी, है ना, तो इसीलिए अब आपने एक चीज का नाम सुना होगा, व्यू फार्मिंग। व्यू फार्मिंग? हाँ, नहीं, फार्मिंग तो सुना है, व्यू फार्मिंग। ओके, तो यूट्यूब वगैरह पे या सोशल मीडिया पे व्यूज परचेज करने के लिए लोग जैसे इंडोनेशिया में या कई सारे कंट्रीज में बहुत सारे सिस्टम बैठालते हैं, लैपटॉप मोबाइल ये सब लगा के, और वहां से वो व्यूज चलाते हैं। जो इंडिया में भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, जैसे आपको पता होगा, वो बादशाह जी की, उन्होंने किसी एक वीडियो पे परचेज करे थे, या मतलब वो व्यू फार्म कराया था। तो इसमें क्या होता है कि आप बॉट्स के थ्रू व्यूज लेके आते हो, तो उसको एल्गोरिथम को लगता है कि आपके व्यूज ये बहुत सारी ऑडियंस, मतलब ये आपका मैन्युफैक्चर्ड एंगेजमेंट है एक तरीके से, है ना, आपने पैसे देके उसको एंगेजमेंट को किया, तो उसका कुछ खास फायदा नहीं होता, बट हाँ स्पॉन्सरशिप वगैरह के लिए, इन सब चीजों के लिए लोग यूज करते हैं, फेक फॉलोअर्स परचेज कर लेते हैं इस तरह का, कि ब्रांड डील्स में या इन सब चीजों में फायदा हो जाए। बट आजकल कुछ टूल्स वगैरह भी आ गए हैं, एप्स वगैरह, जहां से पता चल जाता है कि उनके फेक फॉलोअर्स कितने हैं या कितना उनका एंगेजमेंट है, रीच कितनी है, हाँ कितनी ऑर्गेनिक रीच है।
मतलब दोबारा से मैं इस क्वेश्चन को पूछना चाहूंगा, क्योंकि मेरे कांटेक्ट में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे पूछते रहते हैं कि ध्रुव कोई ऐसा कोई बंदा तुम्हारे कांटेक्ट में हो जो हमें विद इन 1 मंथ सिल्वर प्ले बटन दिला दे, 6 महीने में गोल्ड प्ले बटन दिला दे, बेशक से वो फेक हो, सब्सक्राइबर भी फेक हो, व्यूज भी फेक हो, डजेंट मैटर, लेकिन ये 2 बटन दिला दे तो थोड़ा सा क्या मेरी वैल्यू बन जाएगी, मेरा नाम बन जाएगा। तो उन लोगों के लिए तुम क्या सजेस्ट करोगे? क्या वो उनको ऐसा करना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। ऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए, है ना। कंटेंट पे बढ़िया काम करना चाहिए। जैसे मान लो अभी हमारे पास एक नया रिसेंटली क्लाइंट आया है, ठीक है, वो भी किड्स कंटेंट में ही काम करते हैं। उनके लगभग 70,000 के आसपास व्यूज आ रहे थे, ठीक है, 2-3 महीने पहले। ठीक है, अभी हमने कंटेंट में चेंज किया, उनकी रिब्रांडिंग करी, चीजों को चेंज किया, ठीक है। अब वो वही व्यूज जो है लगभग 7 लाख के आसपास, 8 लाख के आसपास हो गए। ओके, तो विद इन 3 मंथ्स आपका ग्रोथ 70,000 से 7 लाख के आसपास हो गई। तो ऐसा क्या कर दिया तुमने? हमने उसको रीस्ट्रक्चर किया कंटेंट को, जैसे आपका रीब्रांडिंग किया पूरे चैनल को, है ना। नाम पहले कुछ और था उसका, जो कि कीवर्ड्स के ऑप्टिमाइजेशन में नहीं आ पा रहा था, तो उसका नाम चेंज किया। फिर आपका सारा वीडियोस को ऑप्टिमाइज किया, थंबनेल्स वगैरह चेंज किए, तो वो 7 लाख के आसपास पहुंच गया अभी। अच्छा, तो अभिषेक, अभी आपने व्यू फार्मिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बताया जहाँ लोग फेक व्यूज और सब्सक्राइबर लेते हैं। एक स्ट्रेटेजी मैंने भी अभी सुनी है, ओमनी चैनल स्ट्रेटेजी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ मुझे। ओके, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई इंस्टाग्राम पे है तो सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही काम कर रहा है, कोई फेसबुक पे है तो सिर्फ फेसबुक पे ही काम कर रहा है, कोई यूट्यूब पे है तो सिर्फ यूट्यूब पे ही काम कर रहा है। बट एक्चुअली आपको अगर ब्रांड बनाना है तो आपको ओमनी चैनल स्ट्रेटेजी को यूज करना पड़ेगा। मतलब आपको फेसबुक पे भी कंटेंट बनाना पड़ेगा, लिंक्डइन पे भी बनाना पड़ेगा, यूट्यूब पे भी बनाना पड़ेगा, इंस्टाग्राम पे भी बनाना पड़ेगा। इससे आपका एक ब्रांड बनेगा। ओवरऑल आपको ब्रांड की तरह लोग रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि सब जगह जहाँ पे भी आपको अगर सर्च कर रहे हैं वो वहाँ पे अवेलेबल है। गूगल पे अगर आपको जाके सर्च करेंगे तो आपकी अवेलेबिलिटी दिखेगी। तो मोस्टली क्या करते हैं यूट्यूबर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर, वो सिंगल स्ट्रेटेजी यूज करते हैं कि किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे अगर वो चल रहा है तो वहीं पे चल रहा है। जैसे अगर आप देखोगे उर्फी जावेद का यूट्यूब चैनल नहीं है। अच्छा, हाँ, इंस्टाग्राम पे वो बहुत पॉपुलर है। अब एक्चुअली एक तो वो अपने आप को कंटेंट क्रिएटर नहीं मानना चाहती, है ना, तो इसलिए भी मे भी हो सकता है। बट फैशन इन्फ्लुएंसर मानती है अपना? नहीं, वो अपने आप को सेलिब्रिटी मानती है। अच्छा, पहले से तो शाहरुख खान अफर्मेशन है भाई, मैनिफेस्टेशन है ना। पहले ये अफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन का कंटेंट भी बहुत फेमस हुआ था, अब थोड़ी रीच जा रही है इसकी। अब स्पिरिचुअलिटी में काफी ज्यादा मतलब ग्रोथ हो रही है। अभी तो फिलहाल अगर आप देखोगे तो ओशो जी की है मेन रीच। मुझे ज्यादातर बागेश्वर धाम और प्रेमानंद जी महाराज दिखते हैं। हाँ, और अभी हमारे मीम्स बाबा भी हैं, पोकी महाराज अनिरुद्धाचार्य जी। हाँ जी, हाँ जी, उनकी वीडियोस काफी वायरल हो रही हैं। नहीं, मैं गया अभी था, ये जो आपके वृंदावन वाले बाबा हैं, प्रेमानंद जी, हाँ प्रेमानंद जी, उनके मतलब वहां पे गया था मैं लास्ट ईयर। बट एक्चुअली मिलने का मौका नहीं मिल पाया हमें, बहुत टफ है उनसे। हाँ, तो काफी 1 घंटे तक हम लोगों ने वेट किया, तो मौका नहीं मिला। फिर हम लोग चले गए वहां पे बाकी बिहारी जो मंदिर है उसमें दर्शन करने। तो जब हम लोग लौट के आ रहे थे तो उनकी गाड़ी जो है हमारे सामने से पास करी, तो फिर हमने भी देखा उन्हें। अच्छा। तो सामने से मुलाकात, मतलब डायरेक्ट मुलाकात नहीं, लेकिन हाँ सामने से जाते हुए देखा मैंने उन्हें। अच्छा बोलते हैं वो। हाँ, बहुत बढ़िया बोलते हैं। तो ओमनी चैनल स्ट्रेटेजी की आपने बताया कि आप सिर्फ यूट्यूब के भरोसे नहीं रह सकते, आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो ब्रांड बनाना है अगर आपको, तो सारे प्लेटफॉर्म को यूज करना पड़ेगा। उसमें कंटेंट आप अपने हिसाब से डालोगे जिस प्लेटफॉर्म पे जैसा वर्क करता है। बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, आप ही की फील्ड के हैं, एसईओ के नाम पर लोगों से 30-30, 40-40 हजार रुपए चार्ज करते हैं महीने के, और उसमें बताते हैं कि टाइटल डिस्क्रिप्शन पे काम होगा, हैशटैग पे काम होगा, टेक्स्ट पे काम होगा, इस पे काम होगा, उस पे काम होगा। तो टाइटल डिस्क्रिप्शन हैशटैग ज्यादा इंपॉर्टेंट है या रेलिवेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अब इसमें या क्वालिटी ऑफ कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इसमें सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कीवर्ड्स वगैरह, टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन वगैरह एजुकेशनल कंटेंट में बेटर वर्क करते हैं एज कंपेयर किसी आप और कंटेंट में देखोगे। वेटेज क्या दोगे आप परसेंटेज में? किस चीज का? टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हैशटैग और टैग्स में, क्वालिटी ऑफ कंटेंट में और रेलिवेंसी में? मैं 70% दूंगा आपका थंबनेल को। हाँ, बाकी 20% दूंगा आपके टाइटल को, बाकी के 10% में ये सारी चीजें हैं। ओके,
मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट इज थंबनेल। बट कुछ लोग क्लिक बेट करते हैं, क्लिक बेट करते हैं, उसके बाद फिर वो कंटेंट की क्वालिटी आती है उसके बाद में। अगर आपने मान लीजिए अट्रैक्ट करके सामने से लेके आ गए ऑडियंस को, वीडियो पे क्लिक करा लिया, लेकिन अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो चलेगा ही नहीं, रिटेंशन नहीं आएगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। सही बात है ना, कि रिटेंशन जरूरी है वीडियो का। थंबनेल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग जनरली, अगर आप सजेशन में वीडियोस देख रहे हैं तो जनरली टाइटल नहीं पढ़ते हैं बहुत सारी वीडियोस का, आप थंबनेल देखते हो, थंबनेल पे क्लिक कर देते हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज थंबनेल। जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारे पास एक क्लाइंट आए थे किड जोन, उनमें हमने यही सारी चीजें चेंज करी हैं। कि उनके थंबनेल के डिजाइन चेंज कराया, टाइटल्स वगैरह, ये डिस्क्रिप्शन वगैरह चेंज किए, क्योंकि वो एजुकेशनल कंटेंट है, किड्स कंटेंट है, तो उसमें कीवर्ड्स वगैरह चीजें वर्क करती हैं। बट बहुत सारे कंटेंट में नहीं करता है। अगर आप कॉमेडी से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हो, है ना, या आप मान लो ब्लॉगिंग कर रहे हो, ब्लॉगिंग में आपके कीवर्ड्स कैसे काम करेंगे? सही बात है ना, तो उन जगहों पे नहीं करते। बट थंबनेल वहां पे या उस तरह का बेसिक टाइटल चीजें काम करती है, बट वो सब जगह चीजें वर्कआउट नहीं करती हैं। तो काफी लोग इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं कि टैक्स वर्क करते हैं या नहीं करते हैं, डिस्क्रिप्शन या ये सारी चीजें वर्क करती हैं कि नहीं करती हैं। कुछ लोग तो इसी को भगवान बना देते हैं ना। नहीं, ये चैनल स्ट्रेटेजी चेंज करनी, मतलब डिपेंड करेगा कि किस तरह कंटेंट पे आप काम कर रहे हो, उसमें किस तरह की चीजें इंपॉर्टेंट है। किसी तरह के चैनल में आपके लिए थंबनेल, जैसे मिस्टर बीस्ट के जैसा कंटेंट अगर आप देखोगे तो उसमें वो टाइटल कीवर्ड बेस पे थोड़ी है, थंबनेल बेस पर है ना, थंबनेल बेस पे है। ठीक है, तो अभिषेक अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताओ कि आगे आप क्या प्लान कर रहे हो? ओके, तो मैं अभी जनवरी से अपना एक पॉडकास्ट तरह का शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, जिसमें हम लोग पूरा इंडिया ट्रैवल करेंगे, टॉप 100 सिटीज ऑफ द इंडिया। ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाके वहां के जो भी बिजनेसेस हैं, स्टार्टअप्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, जो रीजनल लोगों के या किसी की भी स्टोरी है, वो अच्छे से अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को तो शार्क टैंक पे मौका नहीं मिलता ना जाने का, या राज शमानी या आपका रणबीर इलाहाबादिया जी के पॉडकास्ट पे नहीं मिल रहा है मौका। सही बात है ना, तो जो लोग अगर अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो हम लोगों को 1 मिनट का वीडियो बना के भेज सकते हैं अपने कंटेंट का, जो कि हम लोग अपने चैनल पे डालेंगे। ठीक है, उसमें से जो टॉप 100 लोग होंगे उनको शॉर्टलिस्ट करके उनके साथ हम फुल पॉडकास्ट करेंगे। ओके, जो 1 जनवरी से हम लोग की जर्नी शुरू हो रही है, फ्रॉम द 1 जनवरी 2025। यस, फॉर श्योर, यस फॉर श्योर। ये रेजोल्यूशन लिया भाई ने न्यू ईयर का। कोशिश करेंगे कि पूरा हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्लान्स। मैंने भी 2025 का कुछ रेजोल्यूशन लिए हैं, वीडियो में नहीं बताऊंगा। अच्छा, ऑन ग्राउंड लोगों को दिखेगा। ऑलरेडी अब मैं यूट्यूब पर आ चुका हूँ। थैंक यू अभिषेक आज के पॉडकास्ट में आने के लिए। और जो यूट्यूब पर जो स्ट्रेटेजीज हैं कि आपने जैसे बताया व्यू फार्मिंग के बारे में, ओमनी चैनल स्ट्रेटेजी के बारे में, और कंटेंट किस तरीके से बनाए, थंबनेल की इंपॉर्टेंस के बारे में आपने बताया। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं, अभिषेक आपको रिप्लाई करेंगे। और अभिषेक को कांटेक्ट करने के लिए उनका नंबर जो है स्क्रीन पर आ रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन में भी उनके हम ईमेल और कांटेक्ट डिटेल्स डाल देंगे, सो दैट आप उनसे कनेक्ट कर पाए। अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है और वो ग्रोथ नहीं कर रहा, उस पर व्यूज नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, या रेवेन्यू आपका बहुत कम जा रहा है, तो आप अभिषेक से कांटेक्ट करके अपने चैनल की ग्रोथ देख सकते हैं। जो कि अभिषेक पूरा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों तरीके से चैनल को ग्रो करते हैं। जैसे हमने बताया आपको पहले भी कि उन्होंने काफी सारे चैनल को ग्रो किया है, लाइक नूनू टीवी, अभी सर ने बताया किड जोन किंगडम पर भी काम कर रहे हैं, स्टडी IQ का एक एग्जांपल दिया था कि उस टाइप के भी कुछ चैनल सर ने ग्रो किए हैं, नॉट स्टडी IQ। तो बाकी इस पॉडकास्ट को पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और हमारे सपोर्ट के लिए, धर्मसूत्र पॉडकास्ट शो के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, सब्सक्राइब करो करो करो, और वीडियो को शेयर करो, सो दैट सारे कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो इस वीडियो को देखें, जिनके मिथ्स हैं वो एक बार क्लैरिटी मिल जाए, जिनका रेवेन्यू नहीं आ रहा वो पैसे कमाने लग जाए। और बने रहिए हमारे साथ, आपका साथ, हम अभिषेक भाई का साथ, सबका विकास एक साथ। राधे राधे। राधे राधे।